हमारा सब्जेक्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की अपनी 6 यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। बिल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमारी कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो भी डिफेक्ट्स आते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे लास्ट लेक्चर थी, लास्ट यूनिट थी, उसके अंदर हमने बात की थी बिल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि जो भी बिल्डिंग डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनके रीजन क्या है, मतलब उनका कारण क्या है हमारी बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आने का। और यहीं पे हम बात करेंगे उनके मेजर्स, यानी कि जो रेमेडियल मेजर है हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक रहेगा फर्स्ट वो क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसीडरेशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसीडरेशन यानी कि प्रिवेंट करना, किस चीज से प्रिवेंट करना, हमारी बिल्डिंग के अंदर जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन डिफेक्ट्स से हमारी बिल्डिंग को प्रिवेंट करना, हमारी बिल्डिंग को बचाना। तो हमारा क्या होता है कि ये बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि ऑलवेज हमारा जो भी क्योर है उससे अच्छा है कि प्रिवेंशन, हम बचाव कर सके। तो हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उन डिफेक्ट्स को अगर हमें पहले से ही नॉलेज में हो, मान लीजिए हमारी कोई स्ट्रक्चर है या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो क्रैक्स आ रहे हैं तो उन क्रैक्स को अगर हमें पहले से हमें उनके बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज करके, यानी कि प्रॉपर मेंटेन करके हम उन क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं और हमारे स्ट्रक्चर को जितने टाइम के लिए हमने वो स्ट्रक्चर का यूज करना है उतने टाइम तक हमारे स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती है वो बेस्ड होती है, मतलब 3 चीजों के ऊपर हम बेस रखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि ड्यूरिंग डिजाइन, डिजाइन के दौरान, ड्यूरिंग डिजाइन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग मेंटेनेंस, इन तीनों फील्ड के अंदर, इन तीनों फेजेस के अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग के जो भी पार्ट्स हैं या फिर बोल सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट्स ना हो। जैसे कि हमारी है ड्यूरिंग डिजाइन फेज, जब हम डिजाइन फेज की बात करेंगे तो डिजाइन फेज के अंदर कैसे है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हमारे मटेरियल के लिए, बिल्डिंग के लिए या फिर स्ट्रक्चर के लिए, तो वो मटेरियल क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि जब भी हम उनका यूज करें, हम इक्विपमेंट का यूज करें, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स का जब हम यूज करें तो हमारा स्ट्रक्चर जितने टाइम के लिए हमने तैयार करना है, जितना टाइम पीरियड होगा हमारे स्ट्रक्चर का या फिर बिल्डिंग का, उतने तक वो क्या कर सके, सर्विस अपनी प्रोवाइड करवा सके। अगर डिजाइन को हम ध्यान में रखते हैं, मतलब ड्यूरिंग डिजाइन फेज अगर हम प्रॉपर मटेरियल यूज नहीं करेंगे हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे बिल्डिंग के अंदर एरर्स आएंगे, जिस एरर की वजह से क्या होगा, बिल्डिंग के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आएंगे। इसी तरह ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कि जब हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि जो हमारा सेकंड फेज होगा कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उस दौरान भी हमें ध्यान में रखना होगा हमारी जो भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, जो भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या फिर जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, कि वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स का यूज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रिपेयर नहीं होगा अच्छी तरह से, और उनकी वजह से डिफेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा बिल्डिंग है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हमें क्या रखनी होती है, मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है स्टार्टिंग करने से पहले। नेक्स्ट हमने बात की है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस यानी कि जब भी हमारा मेंटेनेंस फेज होता है, मतलब इंस्पेक्शन फेज बोल सकते हो, जब हम इंस्पेक्शन करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, जो भी हमने स्ट्रक्चर बोल सकते हो या फिर हमने बिल्डिंग जो तैयार की है, जब हम उनकी इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड से हम क्या करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं, कि ताकि कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एरर या फिर डिफेक्ट्स ना हो। क्योंकि अगर डिफेक्ट्स होगा, अगर हमें स्टार्टिंग में ही उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी डिफेक्ट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिफेक्ट्स के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होगी, मान लीजिए कोई हमारी बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में ही, अगर हमने स्टार्टिंग में हमें उसके बारे में नॉलेज होगी तो हम क्या कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे, क्रैक्स को प्रॉपर मेंटेन करके, प्रॉपर मेंटेनेंस करके। लेकिन अगर वो क्रैक्स की हमें नॉलेज नहीं होगी, बिल्डिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्रैक्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो मटीरियल है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा किसके अंदर,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसीडरेशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसीडरेशन यानी कि जिसके अंदर मेन हमारा जो थॉट होता है, जब हम बोल सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि क्योर की बजाय प्रिवेंशन करना अच्छा है। और हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो एम रहता है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, निपिंग द ट्रबल बिफोर इट बिकम्स सीरियस, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है या फिर जो भी डिफेक्ट है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, उस डिफेक्ट को कंट्रोल करना बिफोर सीरियस, यानी कि सीरियस होने से पहले ही उस डिफेक्ट को कंट्रोल कर लेना, वो मेन उद्देश्य है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो मेन एम रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी डिफेक्ट आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर, उस स्ट्रक्चर को पहले से ही स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेना, बिफोर सीरियस, सीरियस होने से पहले ही उसको क्या कर लेना, कंट्रोल कर लेना। और ये हमारे कुछ टर्म्स रहेंगी जिन टर्म्स के अंदर हम उनको यूज करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग डिजाइन, तो डिजाइन के दौरान भी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में हमने बात की है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो इन तीनों फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों फेजेस के अंदर हम बात करेंगे हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, कि किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग डिजाइन आपको बताया, डिजाइन के अंदर, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ये तो हमारा रहेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसीडरेशन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक है सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन के अंदर हम क्या बात करेंगे, कोई बात करते हैं यहाँ पे सरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सरफेस प्रिपरेशन। सेकंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस यानी कि जो भी हमारा सरफेस है, जिस सरफेस का हम यूज कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के रूप में या बिल्डिंग के अंदर, तो उस सरफेस के ऊपर जो भी डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि हमारे सरफेस की रिपेयर करनी, जो भी उसके ऊपर क्या है, रीसरफेसिंग ऑफ टॉपिंग, यानी कि जो टॉप है हमारे सरफेस का उसकी प्रॉपर से फिनिशिंग करनी। तो ये रहेगा हमारे प्रिपरेशन ऑफ सरफेस के अंदर, ताकि हम उसकी कोटिंग करनी, ताकि जो भी हमारा सरफेस है, सरफेस क्या करे, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करे, सर्वाइव कर सके, और लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या कर सके, उसकी लॉन्ग टाइम तक परफॉर्मेंस हो सके, उसका हम यूज कर सके, जिस भी हम काम के लिए, चाहे वो स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, जिस भी एलिमेंट के रूप में हम यूज करना चाहते हैं, वहां पे प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सके, यूज करें। तो सरफेस प्रिपरेशन में हम क्या लिखेंगे, सरफेस प्रिपरेशन इज क्रिटिकल टू, it is critical to repair, resurfacing, it is critical to repair, resurfacing of topping, ठीक है, resurfacing of topping, ठीक है, कि it is a critical to repair, resurfacing of topping or coating for long term performance, ठीक है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द सरफेस, की जो भी हमारा सरफेस है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहे, लॉन्ग टर्म के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस के अंदर जो हमारा मेन रहेगा वो क्या रहेगा, यही चीज कि इट इज क्रिटिकल टू रिपेयर, रीसरफेसिंग ऑफ टॉपिंग और कोटिंग
फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, ताकि हम मतलब यहाँ पे देखिए मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर करना हमारे काम के लिए, जिस भी काम के लिए हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो हमने क्या करना है, रीसरफेसिंग करनी है हमारे टॉपिक की, यानी कि जो टॉप सरफेस है उसकी रिफेसिंग करनी, उसकी कोटिंग करनी, ताकि जो भी हमारा सरफेस है उस सरफेस का हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सके, यूज कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म कर सके हमारे सरफेस को। इसके अलावा जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी मटेरियल। जो भी हम गुड क्वालिटी मटेरियल्स कि जो भी हम मटेरियल्स यूज करेंगे, जो भी हम मटेरियल्स अप्लाई करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मटेरियल की मान लीजिए यही कोटिंग है, अगर हम कोटिंग प्रॉपर क्वालिटी की नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हमारे सरफेस की, अब जैसे हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म, तो वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो उसकी लाइफ है हमारे सरफेस की वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर हम गुड क्वालिटी मटेरियल्स नहीं यूज कर रहे हमारे सरफेस के ऊपर। इसके अलावा अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स की सहायता से हम कर सकते हैं सरफेस प्रिपरेशन, जैसे कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ अनसाउंड मटेरियल। जो भी अनसाउंड मटेरियल यानी कि अनवांटेड मटेरियल है हमारे सरफेस के ऊपर, उस मटेरियल को रिमूव करके, कि कैसे करके, रिमूव unwanted materials, remove unwanted materials from the surface, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, कि जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उस मटेरियल को रिमूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को बचा सकते हैं, हमारे सरफेस को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो अनकटिंग विद फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एजेस, जो भी छोटे छोटे एजेस हैं उन एजेस की अनकटिंग करके, अनकटिंग विद द फॉर्मेशन। सेकंड, अनकटिंग with the formation of, uncutting with the formation of small edges, कि जो छोटे छोटे एड्स हैं उन एजेस को क्या करके, उनकी फॉर्मेशन करके कि हम क्या कर सकते हैं, अनकटिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के ऊपर से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके, या फिर अनकटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एजेस, जो स्मॉल एजेस हो रहे हैं अनकटिंग वजह से उनको अनकट करके छोटे छोटे एजेस को, रिमूविंग द क्रैक्स फ्रॉम द सरफेस, और हम क्या कर सकते हैं, रिमूविंग द क्रैक्स फ्रॉम द सरफेस, कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो क्रैक्स आए हुए हैं उन क्रैक्स को रिमूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, सरफेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी रफ सरफेस है, रफ सरफेस को यूनिफॉर्म सरफेस में प्रोवाइड करवा के, यानी कि जो भी रफ सरफेस है उसको यूनिफॉर्म सरफेस में चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे सरफेस की। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस में एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या लिखा कि इट इज ए क्रिटिकल टू रिपेयर रीसरफेसिंग ऑफ टॉपिक और कोटिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यानी कि प्रिपरेशन के अंदर हम क्या बात करेंगे कि हमारे सरफेस की प्रिपरेशन करना, हमारे सरफेस को प्रिपेयर करना, ताकि हम उसका लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हम क्या कर सके, हमारे सरफेस का यूज कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा सरफेस प्रिपरेशन के अंदर हम और क्या बात कर सकते हैं कि रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस, कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उस मटेरियल को रिमूव करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को बचा सकते हैं, हमारे सरफेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बात की अनकटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एजेस, स्मॉल एजेस की कटिंग करके। नेक्स्ट, रिमूविंग द क्रैक्स फ्रॉम द सरफेस, हमारे सरफेस के ऊपर जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं उस सरफेस के ऊपर जो भी क्रैक्स हैं उन क्रैक्स की रिपेयर करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या सकते हैं, प्रोवाइडिंग रफ बट यूनिफॉर्म सरफेस, कि हमारे पास जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस को यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर कन्वर्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, सरफेस प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिस क्लीनिंग
कि जो भी हमारे सरफेस के ऊपर मान लीजिए जो कई बार डस्ट होती है, डर्ट होती है, तो इनके लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, जैसे द सरफेस सो प्रिपेयर शुड बी क्लीन, ड्राई, फ्री फ्रॉम सोइल एंड डर्ट, ग्रीड एटसेट्रा, कि जो भी हमारे कई बार क्या होता है, जो हमारे सरफेस होता है, जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो हमारे सरफेस के ऊपर काफ़ी सारे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जैसे डर्ट हो गई, डस्ट हो गई या ग्रीस हो गई, इस तरह से काफ़ी पार्टिकल्स लग जाते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों। तो जो हमारे पास टेक्निक्स होती है, कुछ टेक्निक्स की, जिन टेक्निक्स के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं उन पार्टिकल्स को हमारे सरफेस से, ताकि हम प्रॉपरली हमारे सरफेस की क्या कर पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ, उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो वो कौन कौन से टेक्निक्स होती है, जैसे कि केमिकल क्लीनिंग, हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, केमिकल क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड आ जाएगी हमारे पास स्टीम क्लीनिंग, स्टीम क्लीनिंग, स्टीम क्लीनिंग। तो काफी सारे इस तरह की क्लीनिंग टेक्निक्स होती हैं, जिन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस के ऊपर जो भी डर्ट वगैरह है, डस्ट है या ग्रीस वगैरह होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल क्लीनिंग होगी, स्टीम क्लीनिंग होगी, शॉर्ट ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट शॉर्ट ब्लास्टिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, या फिर हमारे हम बोल देते हैं सैंड ब्लास्टिंग, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग। तो ये क्या है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं हमारे सरफेस को। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता लगा कि सरफेस प्रिपरेशन के अंदर क्या है, हमारे सरफेस को प्रिपेयर करना वर्क के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव कर देंगे सरफेस से। उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी अनकटिंग कर देंगे फॉर्मेशन एजेस की, जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस को यूनिफॉर्म सरफेस में बदल देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्रैक्स हैं सरफेस के ऊपर, उन क्रैक्स को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा जो डर्ट डस्ट होती है, ग्रीस वगैरह आ जाती है हमारे सरफेस के, तो उसके क्लीनिंग करने के लिए हम टेक्निक्स यूज कर लेंगे। जैसे कि जो मेथड यूज करेंगे, जैसे केमिकल क्लीनिंग होगी, स्टीम क्लीनिंग होगी, शॉर्ट ब्लास्टिंग होगी, सैंड ब्लास्टिंग होगी। तो इसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, जो भी हमारी उसके ऊपर, जो भी हमारे सरफेस के ऊपर डस्ट है, डर्ट है, उन चीज़ों से हमारे सरफेस को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी रहेगी सेकंड हमारा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रैक रिपेयर मेथड के बारे में, कि जो रिपेयर के मेथड होते हैं, क्रैक रिपेयर, कि जो भी क्रैक्स आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो भी बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। क्रैक रिपेयर मेथड्स हमारा टॉपिक रहेगा, क्रैक रिपेयर मेथड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, क्रैक रिपेयर मेथड्स, या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल। क्रैक रिपेयर, क्रैक रिपेयर मेथड्स, ठीक है, क्रैक रिपेयर मेथड्स, या फिर इस टॉपिक को आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, एप्लीकेशंस ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर कॉमन रिपेयर टेक्निक्स, या फिर कॉमन रिपेयर, कॉमन रिपेयर टेक्निक्स। ठीक है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, किसी भी नाम से, ठीक है। तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए कि क्या बोल सकते हैं, क्रैक रिपेयर मेथड, या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल, या फिर बोल सकते हो कॉमन रिपेयर टेक्निक्स, कि कौन कौन सी हम टेक्निक्स का यूज करते हैं क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास होती हैं 5 प्रकार की टेक्निक्स जिनका हम यूज करते हैं क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। तो कौन कौन सी है, सबसे पहली जो हमारी रहेगी टेक्निक, या फिर बोल दीजिए मेथड, क्रैक रिपेयर मेथड, वो है इपॉक्सी इंजेक्शन। वो है हमारे पास इपॉक्सी इंजेक्शन, इपॉक्सी इंजेक्शन। सेकंड जो टेक्निक रहेगी हमारे पास, सेकंड हमारी है ग्रूविंग एंड सीलिंग। सेकंड है
ग्रूविंग एंड सीलिंग, ग्रूविंग एंड सीलिंग। थर्ड हम बात करते हैं हमारी टेक्निक्स के बारे में, या फिर बोल दीजिए क्रैक रिपेयर मेथड के बारे में। वो है फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, कि सीलेंट के द्वारा जो फ्लेक्सिबल सीलिंग हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो पॉइंट रहेगा, टेक्निक्स बोल दीजिए या फिर मेथड जो क्रैक रिपेयर है, वो है एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, एडिंग रेनफोर्समेंट, एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग। और जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा टेक्निक्स के अंदर, क्रैक रिपेयर टेक्निक्स के अंदर या फिर बोल दीजिए मेथड के अंदर, वो हमारा रहेगा स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। तो ये हमारे 5 मेथड रहेंगे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्रैक्स आए हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर या फिर बोल दीजिए हमारे बिल्डिंग के अंदर, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के मेथड या फिर बोल दीजिए कॉमन रिपेयर टेक्निक्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल। तो क्या है, 5 टेक्निक्स है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास इपॉक्सी इंजेक्शन, सेकंड हम बोल देंगे ग्रूविंग एंड सीलिंग, थर्ड हमारे पास है फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट, नेक्स्ट है एडिंग रेनफोर्समेंट एंड ग्रूटिंग, और लास्ट पे हमारे पास आएगा स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स, स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स। तो इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टर्म के बारे में। फर्स्ट जो हमारा मेथड है या फिर बोल दीजिए जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है इपॉक्सी इंजेक्शन, कि इसका हम यूज कहां पे करते हैं, इपॉक्सी इंजेक्शन का। ठीक है, इपॉक्सी इंजेक्शन। तो देखिए इपॉक्सी इंजेक्शन, होल्स एट क्लोज इंटरवल अलोंग द क्रैक्स आर ड्रिल्ड, यानी कि क्रैक्स आर ड्रिल्ड, होल्स जो भी हमारे होते हैं एट क्लोज इंटरवल अलोंग द क्रैक्स, कि हमारे जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के नजदीक कई बार क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स को जब हम ड्रिल्स करते हैं तो उनकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे यहाँ पे हमने ड्रिल की सहायता से होल्स वगैरह किए हैं, तो उनके आसपास क्या हो जाते हैं, सराउंडिंग में कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इपॉक्सी इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो इपॉक्सी अंडर प्रेशर, कि जब हम इपॉक्सी का यूज करते हैं अंडर प्रेशर के, तो इंजेक्टेड टू सील द क्रैक्स। और ये क्या करता है, जब हम इपॉक्सी को प्रेशर के अंडर, यानी कि अंडर प्रेशर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, जो भी हमारे क्रैक्स होती हैं, जो भी हमारे होल्स के नजदीक हमारे क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स को क्या कर देता है, उनको सील कर देता है। तो हम क्या लिखेंगे, इपॉक्सी अंडर इंजेक्शन, इपॉक्सी अंडर प्रेशर। ठीक है, अंडर प्रेशर, इपॉक्सी अंडर प्रेशर इज इंजेक्टेड टू seal the cracks, is injected to seal the cracks, is injected to seal the cracks, कि जो भी क्रैक्स हैं उन क्रैक्स को सील करने के लिए हम इपॉक्सी का यूज करते हैं अंडर प्रेशर। इसके अलावा और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी बॉन्ड वगैरह होते हैं, क्रैक के जो बॉन्ड होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, यूज टू बॉन्ड द क्रैक्स, यूज्ड टू बॉन्ड द क्रैक्स एज नैरो, यानी कि छोटे से छोटे, नैरो से नैरो, एज नैरो 0.05 mm, 0.05 mm, यानी कि जो नैरो क्रैक्स होते हैं जिनका जो होता है 0.05 mm होता है, उन क्रैक्स को भी सील करने के लिए, उन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, उनका बॉन्ड बनाने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन का। किसका यूज कर लेते हैं, इपॉक्सी इंजेक्शन का। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो भी हमारी बिल्डिंग होती है, जो भी हमारी बिल्डिंग्स बात कर लेते हैं, बिल्डिंग्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, कोमा
ब्रिजेस हो गए, तो इन सब जगहों पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन का, इनके क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए। चाहे बिल्डिंग के अंदर है, स्ट्रक्चर्स के अंदर है, या फिर जो हमारे ब्रिज होते हैं, ब्रिज के अंदर भी जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को भी क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, उनको सील करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन का। तो ये हमारा रहेगा कॉमन, ये क्या है हमारे क्रैक्स मेथड, क्रैक मेथड है, क्रैक रिपेयर मेथड, या फिर क्रैकिंग की जो हमारी टेक्निक्स है रिपेयर करने की। आपको बताइए 5 प्रकार की टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक के बारे में हमने बात की, वो हमारी कौन सी है, इपॉक्सी इंजेक्शन। इपॉक्सी इंजेक्शन हम प्रेशर के अंदर यूज करते हैं। यूज किस लिए करते हैं, सील द क्रैक्स, क्रैक्स को सील करने के लिए। इसके अलावा इसका हम यूज कर लेते हैं जो भी हमारे क्रैक्स होते हैं, नैरो क्रैक्स होते हैं, यानी कि 0.05 mm तक के, उनको भी बॉन्ड करने के लिए, उनको सील करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए भी हम यूज करते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन का। नेक्स्ट हमने बात कर ली कि हमारे बिल्डिंग हो गए, बिल्डिंग के एलिमेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, या फिर ब्रिज होते हैं, तो इनको, इनके जो क्रैक्स होते हैं, इनके क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो भी हमारी कॉमन रिपेयर टेक्निक्स या फिर क्रैक रिपेयर मेथड्स हैं, जो हमारे 4 बची हुई टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के बारे में हम बात कर लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।